और डिसअपॉइंटमेंट बची थी। काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अभी सिर्फ एक रास्ता बचा है। जियांग तुरंत बोला, कौन सा रास्ता? दादाजी ने भारी आवाज में कहा, जियन को वापस लाओ। अगर वो वापस आने को तैयार हो जाए तो मैं फैमिली सील उसे दे दूंगा और तुम्हें उसका असिस्टेंट बना दूंगा। आखिर इस हालत में उन्हें झुकना ही पड़ा, लेकिन जियांग तुरंत भड़क गया। इम्पॉसिबल, मैं उसके सामने झुकूं और उसका असिस्टेंट बनूं? मैं ही एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूं, मैं ही फैमिली हेड हूं। उससे माफी मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। वो आखिर है क्या? बस मेरे पेरेंट्स का उठाया हुआ एक आउटसाइडर। तभी उसकी इनर वॉइस मेरे दिमाग में गूंजी। आउटसाइडर ये शब्द बिजली की तरह मेरे दिमाग में गिरा। मैं हमेशा सोचता था कि हम ट्विंस हैं, बचपन से सब यही कहते आए थे। क्या सच कुछ और है? मैंने तुरंत लिंजो को ऑर्डर दिया कि जिस हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ था वहां के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएं। 3 दिन बाद लिंजो मेरे सामने एक पुरानी बर्थ सर्टिफिकेट में मदर का नाम मेरी माँ का ही था, लेकिन बेबी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ जियांग का नाम लिखा था और डीएनए रिपोर्ट ने तो सब क्लियर कर दिया। एक रिपोर्ट में जियांग और मेरे पेरेंट्स के बीच रियल ब्लड रिलेशन था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में मेरे और उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। यानी मैं असल में जी फैमिली का बच्चा था ही नहीं। मुझे उसी दिन हॉस्पिटल से उठाकर लाया गया था। नहीं, शायद ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जी फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली 20 साल तक ऐसी गलती नोटिस न करे, ये इम्पॉसिबल था। इसका मतलब ये सब जानबूझकर किया गया था। शायद उस समय जियांग बहुत वीक और सिक पैदा हुआ था, इसलिए फैमिली ने एक हेल्थी बच्चे की जरूरत में मुझे उठा लिया ताकि दुनिया को ट्विंस की कहानी सुनाई जा सके। और मैं सिर्फ उनका बैकअप प्लान था। मुझे हेयर की तरह ट्रेन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जियांग कमजोर था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होकर हेल्थी दिखने लगा मैं एक्सपेंडेबल बन गया। एल्डेस्ट ग्रैंडसन वाला रूल सिर्फ एक एक्सक्यूज था ताकि लीगली सब कुछ जियांग को दिया जा सके। आखिर में ये सब एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम निकला। मैं जियान शुरू से आखिर तक सिर्फ जी फैमिली की चेसबोर्ड का एक पॉन था। ये सच मेरे दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मुझे ना गुस्सा आया ना दुख, मेरे अंदर बस डरावनी शांति बची थी, क्योंकि अब मेरे और जी फैमिली के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। इसलिए अब जो कुछ भी मैं करूंगा उसमें मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा। उधर दादाजी के प्रेशर में आकर आखिरकार जी यांग ने मुझे फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने दांत पीसते हुए कहा, जी यान, क्या तुम फ्री हो? हमें मिलना है। उसकी इनर वॉइस लगातार मुझे गालियां दे रही थी। बस पैसे मिल जाएं, फिर देखना मैं इसे कैसे बर्बाद करता हूँ। मैंने शांत आवाज में पूछा, क्या बात है? उसने मजबूरी में कहा, ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम वापस आकर कंपनी बचा लो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, अगर मुझे वापस चाहिए तो मेरी कंडीशंस होंगी, पूरे शेयर होल्डर्स मीटिंग के सामने और मीडिया के सामने। तुम और दादाजी खुद फैमिली सील और चेयरमैन अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में दोगे और अपने पुराने फैसले के लिए पब्लिक अपॉलॉजी भी करोगे। जी यंग पागलों की तरह चिल्लाया, इम्पॉसिबल, हम तुमसे माफी मांगे, तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर तैयार रहो 1 हफ्ते बाद जी ग्रुप की बैंकरप्सी देखने के लिए। और मैंने कॉल काट दिया। मुझे पता था दादाजी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जी ग्रुप उनके हाथों खत्म हो। 2 दिन बाद खुद दादाजी का फोन आया। उनकी आवाज पहले जैसी पावरफुल नहीं रही थी। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। फ्राइडे को शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी। मीटिंग वाले दिन पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल मीडिया और शेयर होल्डर्स से भरा हुआ था। दादाजी स्टेज पर आए। उनका चेहरा बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। उन्होंने माइक पकड़ा और भारी आवाज में कहा, मेरी गलत डिसीजंस और जी यंग की लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी क्राइसिस में आ गई है। इसीलिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि जी यंग को वापस चेयरमैन बनाया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने पर्पल सैंडलवुड सील और अपॉइंटमेंट लेटर उठाया और कांपते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। सभी मीडिया कैमरास उसी मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे।